भीमा कोरेगांव दोबारा दोहराया जा सकता है। हालात और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने रणनीति में बदलाव करना होगा। और पेशवाओं का राज समाप्त कर दिया था। पेशवाओं का राज का मतलब है नीचतम ब्राह्मणों का राज। पेशवाओं के राज में जिसे आज एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, उन लोगों की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को पूरी तरह से कुचल दिया गया था। ज्योतिराव फुले के द्वारा मराठा लोगों को जगाने का जो अभियान चलाया गया था आधुनिक भारत में, उनके लिटरेचर में यही कहा गया है कि मराठा ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्र है। साथियों, आज भीमा कोरेगांव का जो विजयोत्सव है, जिसकी संख्या 207वीं है, यानी 207 साल हो गए हैं इस लड़ाई को। और आज आप देख रहे होंगे जो पूना से हम लोग भीमा कोरेगांव आते हैं, तो पूना से भीमा कोरेगांव का जो स्थल है वो लगभग 26 किलोमीटर है। तो दिन भर ये जो 26 किलोमीटर का लंबा क्षेत्रफल है, दोनों क्षेत्र के सड़कें हैं। अगर आप देख रहे होंगे अभी भी, तो वो दोनों सड़कें भरकर जाने वाले लोग जा रहे हैं और आने वाले लोग आ रहे हैं। ये अभी भी ऐसा ही है। मैं वहाँ स्टेज से देख रहा था, अभी थोड़ा अंधेरा हो गया, मगर लगातार चल रहा है, दिन भर चल रहा है। इससे ये बात प्रमाणित हो जाती है कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई का मुद्दा ये जन आंदोलन हो गया है। मगर आज के तारीख में ये केवल यात्रा के रूप में उपलब्ध दिखाई दे रहा है। जन आंदोलन के दिशा में इसे डाइवर्ट करना जरूरी होगा, क्योंकि जब लोग आ रहे हैं तो उन्होंने इस लड़ाई को मान्यता दी है। अब केवल लोगों के समर्थन को आंदोलन में रूपांतरित करने का ही मामला बचा हुआ है। ये करना होगा। कुछ लोगों का मैं भाषण सुन रहा था, तो कुछ लोग कह रहे थे कि भीमा कोरेगांव का दोबारा, जैसे भीमा कोरेगांव में घटना घटित हुई थी आज से 207 साल पहले, उसी तरह का दोबारा घटना हम लोगों को घटित करना चाहिए। मगर मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि परिस्थितियां ऐसा करने की इजाजत नहीं देती है। उसी तरह की घटना को दोबारा घटित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हालात पूर्णतः बदल गए हैं। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान देश में लागू हुआ, उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो हालात पूर्णतः बदल गए हैं। इसलिए
संविधान ने हमारी इच्छाओं, आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को मान्यता दी है, जो 2-3 हजार साल तक पूरी तरह से उन इच्छाओं को, आकांक्षाओं को कुचल दिया गया था। इसलिए मैं आप लोगों को ये उदाहरण के आधार पर बता रहा हूं कि परिस्थितियां पूर्णतः बदल गई है। उसका कारण 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया है और संविधान ने हमें वो सारे के सारे अधिकार जो भीमा कोरेगांव में घटित हो गया था और पेशवाओं का राज समाप्त कर दिया था। पेशवाओं का राज का मतलब है नीचतम ब्राह्मणों का राज। पेशवाओं का राज का मतलब था नीचतम ब्राह्मणों का राज। कुछ लोगों को ऐसा बोलने के लिए थोड़ा डर लगता है। मुझे इसलिए डर नहीं लगता है क्योंकि मैं कोई व्यक्तिगत रूप से ये बात नहीं कहना चाहता हूं। जो पेशवाओं का इतिहास अवेलेबल है, जो उपलब्ध है, पेशवा राज में उन्होंने जो कुछ भी किया, उस बात को ध्यान में रखते हुए, जो जिसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उस बात को ध्यान में रखते हुए ये बात मैं कह रहा हूं कि पेशवाओं के राज में, जिसे आज SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उन लोगों की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को पूरी तरह से कुचल दिया गया था। जिसे आज हम लोग मराठा कहते हैं, वो पेशवाओं में मराठा नहीं थे। मराठा जो शब्द है वो अर्वाचीन 100-125 साल से ज्यादा पुराना शब्द नहीं है। पेशवाओं के राज में वो शब्द कुणबी था। और कुणबी जो है, अगर मंडल कमीशन के रिकॉर्ड का अध्ययन करो तो ये बैकवर्ड क्लास के लिस्ट में शामिल है। और जो बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट बनाई गई है, अगर पुरानी वर्ण व्यवस्था का अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा कि कुणबी जाति जो है वर्ण व्यवस्था में शूद्र के तौर पर मान्यता उनको थी। आखिरकार ज्योतिराव फुले के द्वारा मराठा लोगों को जगाने का जो अभियान चलाया गया था आधुनिक भारत में, उनके लिटरेचर में यही कहा गया है कि मराठा ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्र है। और अगर वो शूद्र है तो वो जो ज्योतिराव फुले के द्वारा इतिहास में बताया गया, जो समझाया गया, यदि महाराष्ट्र के मराठा लोगों ने उस इतिहास से सबक सीखकर कुछ किया होता और कांग्रेस के ब्राह्मणों के जाल में नहीं फंसे होते, कांग्रेस के जाल में फंसने की वजह से महाराष्ट्र के मराठा लोगों ने जो ज्योतिराव फुले का रास्ता था, वो रास्ते को उन्होंने छोड़ दिया। आज परिस्थिति क्या हुई? ब्राह्मणों ने पहले मराठा लोगों का इस्तेमाल SC, ST लोगों का लोकतंत्र में राज हो सकता था, उसे होने नहीं दिया और ब्राह्मणों ने इस काम के लिए मराठा लोगों का इस्तेमाल किया। SC, ST, OBC के लोगों को रोकने के लिए मराठा लोगों का ब्राह्मणों ने इस्तेमाल किया। तो इससे क्या हुआ कि SC, ST, OBC के लोगों को उन्होंने बताया, ब्राह्मणों ने, कि मराठा तुम्हारे दुश्मन है। तो SC, ST, OBC को मराठा के विरोध में भड़काने का काम किया। तो SC, ST, OBC के लोग महाराष्ट्र में मराठा के विरोध में हो गए, तो मराठा सिंगल आउट हो गया। सिंगल आउट होने का नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस की सीढ़ी बनाकर जो ब्राह्मणों ने मराठा को सामने करके ये सारा काम किया। कांग्रेस जो पार्टी है
वो मूल रूप से ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई पार्टी, आज भी वो ब्राह्मणों के ही नियंत्रण में है। और इस तरह से ब्राह्मणों ने जो कांग्रेस के राज में थे वो मराठा लोगों का इस्तेमाल महाराष्ट्र में करते थे और SC ST OBC के लोगों को सत्ता से दूर रखते थे। अभी उन्हीं SC ST OBC की मदद से दूसरे ब्राह्मण ने मराठा को सत्ता से वंचित कर दिया और महाराष्ट्र में आज के तारीख में मराठा को वंचित करके उनका इस्तेमाल करके ब्राह्मण शास्ता हो गए। पहले तो कांग्रेस के माध्यम से ब्राह्मण लोग इनडायरेक्ट राज करते थे, बीजेपी के द्वारा ब्राह्मणों ने अब डायरेक्ट राज करना शुरू कर दिया। ये जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन मराठा लोगों की वजह से हुआ। इसका आत्म परीक्षण मराठा लोगों को करना चाहिए और आत्म परीक्षण करके जो ज्योतिराव फुले ने रास्ता बताया था उस रास्ते पर मराठा लोगों को महाराष्ट्र में वापस आना होगा। यदि मराठा लोग ज्योतिराव फुले के रास्ते पर वापस नहीं आते तो मराठा लोगों के हाथ में दोबारा सत्ता आने की संभावना नहीं। ये जो परिस्थिति में आप लोगों को, शायद आप लोगों ने इसके बारे में गौर नहीं किया होगा, ये मौका है। इस मौके को ध्यान में रखते हुए ये बात मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लोग भीमा कोरेगांव दोहराना चाहते हैं तो भीमा कोरेगांव दोहराने का 50% रास्ता 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर ने लागू कर दिया। भीमा कोरेगांव दोहराया जा सकता है मगर उसका तरीका वो नहीं होगा जो आज से 207 साल पहले हुआ था। आपको अभी 26 जनवरी 1950 में जो संविधान देश में लागू हुआ, संविधान ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर आपको अमल करना होगा। तो भीमा कोरेगांव दोबारा दोहराया जा सकता है। भीमा कोरेगांव दोबारा दोहराया जा सकता है। हालात और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने रणनीति में बदलाव करना होगा। रणनीति में मतलब क्या है? रणनीति का मतलब क्या है? लड़ाई लड़ने के तरीके बदलने होंगे। लड़ाई लड़ने के तरीके बदलने होंगे। आप लोगों को पहले पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार नहीं था मगर 26 जनवरी 1950 को ये अधिकार लागू हो गया। तो जो 1848 को ज्योतिराव फुले ने आधुनिक भारत में आंदोलन शुरू किया था वो आंदोलन विफल हो गया है, ऐसा हमारे एक भाई ने यहां कहा था। वो आंदोलन विफल नहीं हुआ, वो 50% सफल हुआ, 100% सफल नहीं हुआ। संविधान लागू हो गया तो कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार ब्राह्मण का राज स्थापित नहीं कर सकते। खुलकर ब्राह्मण का राज स्थापित नहीं कर सकते और ब्राह्मणशाही को खुलकर स्थापित नहीं कर सकते। ये संविधान की वजह से ऐसा संभव हुआ। हम लोग संविधान की प्रस्तावना में प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, उसमें लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना होगा। करने के लिए ये संविधान लिखा गया है। हमारे लोग संविधान 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 ऐसा बोलते रहते हैं और कुछ लोग जो है संविधान को ऐसा भी करते हैं। तो वो संविधान में जो है वो दिमाग में जाता नहीं है, किताब से ऐसा घुसता नहीं है।
जो संविधान में लिखा हुआ है वो घुसता, ऐसा ही कितना भी ऐसा मारने से भी नहीं घुसता। तो उसको पढ़ने से घुसता है, उसको मारने से नहीं घुसता, उसको पढ़ने से घुसता है। वो सारे तरीके उधर बताए गए हैं कि आप संविधान के रास्ते चलकर जो तरीके बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में बताए उस तरीके को अपनाकर आप भीमा कोरेगांव दोबारा स्थापित कर सकते हैं, दोबारा वो सफलता हासिल कर सकते हैं, अर्थात पेशवाओं का राज समाप्त कर सकते हैं, अर्थात समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। क्या करना होगा? तो संविधान के आर्टिकल 19 में ये लिखा हुआ है। मैं बार बार हमारे लोगों को बोलते रहता हूं कि पढ़ लो, संविधान के आर्टिकल 19 को पढ़ लो। संविधान के आर्टिकल 19 में हम लोगों को पढ़ने का, लिखने का और संगठन बनाने का, जागृत होने का, जागृत करने का और उसके आधार पर संगठन बनाने का अधिकार दिया है। ये तो 50% तो कम कर दिया, तो नहीं था, ये अधिकार दे दिया। अब जो बदलाव हम चाहते हैं, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए दूसरा भीमा कोरेगांव करना होगा। बात सही है, करना होगा, मगर वो करने के लिए हम लोगों को इस देश में बहुत बड़ा काम करना होगा। वो भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख दिया, वो तरीका लिखा। क्या तरीका बताया उन्होंने कि भीमा कोरेगांव आप कर सकते हो और भीमा कोरेगांव करके समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हो। एक प्रावधान कर दिया आर्टिकल 19 में, संविधान के आर्टिकल 19 में प्रावधान कर दिया, ऐसा करके कर सकते हो। तो क्या करके कर सकते हो? तो ये एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों का संगठन बनाकर कर सकते हो, कर सकते हो, ये कर सकते हो। भीमा कोरेगांव दोबारा कर सकते हो। उसके लिए आपके पास हथियार चलाने का अधिकार नहीं है, चाकू, छुरी, बंदूक, गोली चलाने का अधिकार नहीं है। उस समय वही तरीका था, एक राजा दूसरे राजा के विरोध में तलवार से लड़ता था, खून खराबा होता था और जो जीत जाता था वो राजा बन जाता था। अब वो समाप्त हो गया है, हालात बदल गए हैं। अब लोकतंत्र का तरीका आ गया है। आर्टिकल 19 में संविधान के राइट नहीं है, संवैधानिक राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 केवल मात्र अधिकार नहीं है, एक फंडामेंटल राइट है। तो हमारे लोगों को अभी तक राइट और फंडामेंटल राइट का भी फर्क समझ में नहीं आता है। फंडामेंटल राइट का मतलब है किसी भी सरकार के पास फंडामेंटल राइट का वायलेशन करने का अधिकार नहीं है। अगर मान लो आप संगठन बनाना चाहते हो, कोई सरकार आपको संगठन बनाने से रोक नहीं लगा सकती, किसी सरकार के पास ऐसा कोई पावर नहीं है। तो हमारे लोगों को पता ही नहीं है। तो ये जो पावर है आर्टिकल 19 के तहत, ये मौलिक अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है। इस अधिकार का उपयोग करके हम संगठन बना सकते हैं और भीमा कोरेगांव संगठित शक्ति के बल पर कर सकते हैं। अगर आपने भीमा कोरेगांव संगठित बल पर कर दिया तो राष्ट्रपति आपको प्रधानमंत्री की शपथ दिला देगा। अगर आपने चाकू, छुरी, बंदूक, गोली का इस्तेमाल किया तो साधारण कांस्टेबल आपको पकड़ देगा।